अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। आज के दौर की जो सबसे बड़ी जंग है वो मीडिया की जंग है इस्लाम के खिलाफ। जिसने मीडिया में जाकर इस्लाम की दिफा की, यकीनन उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। मीडिया एक बिजनेस फर्म है। करेंगे क्या वो लोग? जिससे पैसा मिले उनको। पैसा अगर मुसलमान को मेरा बाप बोलने से मिलता तो उन्हें अपने बाप को गाली देके मुसलमान को बाप पुकार के कमा, और अगर पैसा उसको मुसलमान को गाली देने से मिलता तो उन्हें हर किस्म की उसको गाली देके कमाता। पैसा कमाना, ओनरशिप, दैट्स द फर्स्ट फिल्टर। मीडिया हर दौर में यूनिफाइड तरीके से सबके लिए एक दुश्मन को पैदा करके दुनिया में पेश करता, उसके बाद सारी दुनिया को उसके खिलाफ लगा देता। केयर की एक रिसर्च रिपोर्ट है, द हाईजैक्ड हेट बोलकर, द हेट हाईजैकर्स के नाम से एक रिपोर्ट है उनकी। उन्होंने कहा है कि 2014 से 2016 के बीच में, बिटवीन 2014 टू 2016, 1096 अमेरिका के एनजीओस, इन्होंने क्या किया, 300 प्लस एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को $1.5 बिलियन डोनेट करे, सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मीडिया पे प्रोग्राम्स बनाए। 1566 के बाद वो हिस्टोरियन, वो मुअर्रिख के मुताबिक जितने खिलाफत करने वाले उस्मानी तुर्की खलीफा आए, ये सब के सब अय्याश, नाम इस्लाम का होता था, मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन इनके पूरे तौर तरीके वो थे जिसका अरब खिलाफत से, यानी खुलफाए राशिदीन के दौर की खिलाफत से, उन उसूलों से, शरीयत के अहकामात से कोई खास लिहाज और कोई ताल्लुक नहीं था। बतौर नाम ये लोग मुस्लिम खलीफा या मुस्लिम हाकिम थे, लेकिन इनके जो तौर तरीके थे ये खत्म हो चुके थे। शुरू के 10 जुमला 23 खलीफा है उस्मानी, और 1292 से 1924 के बीच में 23 उस्मानी खलीफा है। इसमें के शुरू के 10 1566 में खत्म हो गए। 1566 के बाद का जो दौर है, इसीलिए आप देखेंगे उस्मानी खिलाफत का जो सेकंड पार्ट बताया जाता वो 1571 से बताया जाता। 1571 के बाद के जितने खलीफा आए ये बहुत ही निकम्मे और नाकारा खलीफा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिमाक हुसैन सिद्दीकी बाहैसियत नाज़िम जलसा आप तमाम मर्द और ख़वातीन का IREF के दफ्तर पर आज यानी 3 जनवरी 2021 ईस्वी बरोज़ इतवार को तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मजलिस के आगाज़ के लिए मैं IREF के स्टूडेंट क़ारी अब्दुर्रहमान को दावत देता हूँ कि वो कुरान पाक से क़िरात पढ़ें और उसका मफ़हूम पढ़ें। क़ारी अब्दुर्रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अब्दुर्रशीद अहमद इंशाअल्लाह आप तमाम के सामने कुरान करीम का सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 50 की तिलावत करूँगा, और फिर सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 125 से लेकर 128 की तिलावत करूँगा, और फिर इनकी गई आयत का उर्दू में मफ़हूम भी सुनाऊँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन्नसारा औलिया
वन्नसारा औलियाउ बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبروك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون। आइए अब इन आयत का मैं उर्दू में मफ़हूम सुनाऊं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो क्या वो जहालत के ज़माने का हुक्म चाहते हैं और यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से अच्छा फ़ैसला किसका होगा। मोमिनो, तुम यहूदियों और नसरानियों को दोस्त ना बनाया करो, वो आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो उनको दोस्त बनावे तो बेशक वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह उनको हिदायत नहीं करता जो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की राह की तरफ इल्म की बातों से और अच्छी नसीहतों के ज़रिए से बुलावें और उनके साथ अच्छे तरीक़े से बहस कीजिए। वाकई आपका रब खूब जानता है उसको जो रास्ते से गुम हो, और उसको भी खूब जानता है जो रास्ते पर चलता है। और अगर तुम बदला लेने लगो तो इतना ही बदला लो जितना कि तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया है, और तुम सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के हक़ में बहुत ही अच्छा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए। आपका सब्र करना अल्लाह ही की तौफीक से है, और आप उन पर गम ना करें, और जो तदबीरें वो करते हैं उनसे भी तंग ना हो जाएं। और अल्लाह उनके साथ होता है जो अल्लाह से डरते हैं और जो नेक काम करते हैं। इसी के साथ मैं अपना मफ़हूम ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इससे पहले कि मैं मेरे वालिद जनाब इमरान सदर IREF को बयान की दावत दूँ, आप तमाम को IREF का मुख्तसर तारुफ देता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन फरवरी 1998 ईस्वी में क़ायम किया गया इस्लाम का दावती इदारा है, जिसका बुनियादी मकसद है गैर मुसलमानों और गुमराह मुसलमानों को कुरान और हदीस बा फ़हम व मनहज सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन दावत दें। माशाअल्लाह इसी मकसद को हासिल करने के लिए IREF हैदराबाद में, सारे हिंदुस्तान में और बेशुमार बाहर के ममालिक में इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में बयानात गैर मुस्लिम मजहबी इल्म वालों से मुनाजरे, मुबाहिसा वगैरह में शिरकत करता है या फिर IREF मुनक़िद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इमरान अभी तक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड के अलावा
तमाम गल्फ़ ममालिक में भी प्रोग्राम्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IREF के तमाम काम जनाब इमरान प्रेसिडेंट ऑफ IREF की निगरानी में होते हैं। साल में एक दफ़ा होने वाले दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में IREF पर 200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों को इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन यानी इस्लाम और तक़ाबुली मज़ाहिब पर पब्लिक स्पीकर की हैसियत से जनाब इमरान ने तैयार किए हैं। माशाअल्लाह, आप लोग youtube.com/IREF वीडियोज़ को हमारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और 9989031373 के व्हाट्सएप नंबर को अपने पास ऐड कीजिए और हमको एक मैसेज भेजिए। हमारा FB पेज है facebook.com/IREFPOSTS। माशाअल्लाह, जनाब इमरान की पहली अहलिया यानी मेरी वालिदा मोहतरमा निदा घरेलू खातून हैं, जबकि दूसरी अहलिया मोहतरमा अमतुल मतीन की निगरानी में IREF का शोबे ख़वातीन 2005 ईस्वी से काम करता है। हर सैटरडे को मोहतरमा अमतुल मतीन और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा के सिर्फ ख़वातीन के लिए तकरीर होते हैं। इंशाअल्लाह लॉकडाउन की वजह से ये रुका सिलसिला बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर संडे को जनाब इमरान और ख़ुद मेरे बयानात IREF पर मर्द और ख़वातीन के लिए होते हैं। ये भी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, संडे के बयानात के लॉकडाउन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2020 से आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह, लॉकडाउन से क़बल जनाब इमरान उर्दू में अल्लाह के 99 नाम पर बयान कर रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी जनाब इमरान अल्लाह की सिफ़त अल्लाह अल हकीम पर बयान करेंगे, जो इस अल्लाह की सिफ़त पर 5वां इजलास होगा। अब मैं जनाब इमरान को दावत देता हूँ कि वो आज का अपना बयान शुरू करे। जनाब इमरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अम्मा बाद, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। माशाअल्लाह, हमारा जो पिछला इजलास था वो अल्लाह अल हकीम के ज़िमन में आज तक मीडिया के उन्वान पर था और आज भी उसी उन्वान का अगला इजलास है। और आज का जो उन्वान है इजलास का वो है आज तक मीडिया का तमाशा। अब इससे पहले कि मैं आज के उन्वान पर आगे बढ़ूं, चंद अहम बातें जो मैंने पिछले अपने इजलास में आप लोगों के सामने रखी थी वो बता दूं कि मैंने कहा था कि आज तक मीडिया से मुराद मेरा है मास मीडिया, और मास मीडिया का मैंने माना समझाते हुए बताया था कि हर वो ज़रिया, हर वो वसीला जो किसी दो चीज़ों को जुड़ाता है उसको मीडिया कहते हैं। और बहुत सारे इंसानों को जब कोई बात किसी ज़रिए से पहुंचाई जाती है तो उस ज़रिए को मास मीडिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़ोन करता हूं तो ये फ़ोन मेरे और मेरे साथ एक और साथी के बीच में ये वसीला है या मीडिया है, लेकिन ये मास मीडिया अभी नहीं है। मास मीडिया मासेस तक मेरी बात को पहुंचाने वाला जो मीडिया है उसको मास मीडिया कहा जाता है। और मास मीडिया के ज़िमन में मैंने बताया था कि जो हमारे मुसलमानों के हालात थे वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर जो यूरोप में, जिसे हम आज मगरिब कहते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी या वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, वेस्ट कहते हैं आम ज़ुबान में, हमारी बोलचाल की ज़ुबान में, तो वेस्ट में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यानी मशीनों का इनकलाब आया और फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुए वहाँ पे, यानी सनतें बनना शुरू हुई। सनती इनकलाब के बाद उनके पास जो तरक्की हुई वो तरक्की ऐसी तरक्की हुई जिसमें मुसलमान ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा उसके नेगेटिव, मनफी असर में आए।
उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर दुनिया में किसी को पहुंचा तो वो उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा। इसी ज़िमन में मैंने आप लोगों के सामने मुसलमान उम्मत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर बिल्कुल हालिया वक्त तक की एक मुख्तसर सी तारीख़ बयान करते हुए बताया था कि मुसलमानों का दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी तक किस तरह गुजरा। उसी बात को फिर से दोहराते हुए मैं आज के उन्वान में दाखिल हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये तारीख़ें याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ मास मीडिया वगैरह से रिलेटेड, ये अल्लाह अल हकीम के ज़िमन में क्यों हमारे लिए अहम है। जैसा कि हम सबसे पहली निशिस्त में ये समझने की कोशिश की है कि अल हकीम जो अल्लाह की सिफत है, इसका माना है इंसाफ के साथ हुक्म देने वाला, और वो अकेली ज़ात जो हुक्म देने का इख्तियार रखती है अपने मखलूक को। अब जब आज के दौर में अक्सरियत उनकी है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमान है, तो नाफरमानी के वजूहात में एक सबसे अहम वजह यह भी है कि हम अल्लाह के हुक्म को समझे ही नहीं, मानते ही नहीं हैं इसीलिए, और अमल भी नहीं करते। दूसरा, जो इस्लाम के और अल्लाह के दुश्मन हैं वो पूरी तरीके से अपनी मेहनत पर लगे हुए हैं कि इंसानियत को खालिक कायनात, रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से गाफिल रखें, दूर रखें, और उनके ऊपर अपनी मनमानी से हुकूमतें चलाएं और उनका नाजायज़ इस्तेमाल करके ख़ुद का फ़ायदा कर लें। यानी सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक जो दुनिया है, इसमें मादा परस्त दुनिया में हर इंसान दूसरे का जो फ़ायदा उठाना चाहता है, वो भरपूर तरीक़े से चंद मुट्ठी भर अफराद जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, मज़हब पर ईमान नहीं रखते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इन लोगों ने पूरी अपनी तवानाई, अपने पूरे पोटेंशियल्स और अपनी पूरी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया बाज़ाब्ता कि इंसानियत को अल्लाह से गाफिल कर दिया जाए। अब जब तक मैं वो तमाम चीज़ों को ना समझूंगा जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं अल्लाह से अल्लाह के बंदों को दूर करने के लिए, और जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि किस तरह जाने या अनजाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, डेलिबरेटली और विदाउट नोइंग मुस्लिम उम्मा किस तरह इनके चुंगल में फंस गई, तो आप जैसे, हम जैसे लोग जो आने वाले कुछ और साल अल्लाह ताला ने अगर हयात दिया है तो हम रहेंगे, हम हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चियों को, हमारी आने वाली नस्लों को वो किस तरह बताकर जाएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से सामान हैं, वो कौन से मीडियम्स हैं, वो कौन से वसीले हैं, वो कौन से ज़रिए हैं जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जंग जीतने के एक तरकीब में बताया जाता है कि जंग आपके हथियार के भरोसे पर नहीं जीती जाती, बल्कि जंग सामने वाले के हथियार के मालूमात के बाद जीती जाती है, उसके पास क्या क्या है। और ये सीरत से भी साबित है। जंग बदर से पहले जो सीरत का वाक़या आता है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बोली के पास गए हुए थे, और कुफ़ार मक्का का एक शख्स वहाँ से उसी बोली से पानी लेने आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़े से उससे पूछा कितने ऊँट है, ताकि ऊँट कितने हैं उसके ज़रिए से एक अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने लोग लड़ने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह, तो सामने वाले के बारे में मालूमात निकालना ताकि उसकी ताकत का अंदाज़ा हो और फिर आप अपनी तैयारी करें जो उससे बेहतर हो इंशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए भी इस तरीके से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज क्या क्या चीज़ों के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा, किस तरीके से मुसलमान नस्ल को इस्लाम से दूर किया जा रहा, और मुसलमान कितना आसानी से इस चुंगल में फंस चुके हैं और कितने दिनों से फंस चुके हैं, और इससे बाहर निकलने की तरकीब अल्लाह अल हकीम ने हमको क्या बताई है। माशाअल्लाह, तो अल्लाह अल हकीम की वो तालीम को समझने के पहले वो तमाम चीज़ों को और हालात को हम नज़र में रखें जो हमारे बीच आज पूरी ज़ोर से, शोर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। इसी बात को जहन में रखते हुए मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो मुसलमानों की तारीख़ है, इसको याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो टाइम है वो 631 में ख़त्म हो गया। 631 से 632 ईस्वी के बीच में ख़त्म हो गया। 632 क्रिश्चियन एरा तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ कर गए तो आज का जो आपको सऊदी अरब का नक्शा दिखता है, ये पूरा जो पेनिनसुला है जिसके 3 तरफ से पूरा पानी है, जिसको आज आप सऊदी अरेबिया बोलते हैं, इसको उस ज़माने में हिजाज पुकारा जाता था।
ये पूरे इलाके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से इस्लाम का कानून नाफिज कर दिया था। उसके बाद आया खुलफाए राशिदीन का दौर, ये 30 साल का दौर रहा। 632 से लेकर 661 तक का जो दौर है ये खुलफाए राशिदीन का दौर है। तो अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से देखेंगे, यानी 632 से 661 तक लगभग ये 30 साल, यानी 30 खमरी साल और 29 जो है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो जनवरी फरवरी का महीना होता है, ये 30 साल तक खुलफाए राशिदीन का दौर था। और ये 30 साल के खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद 661 से लेकर 750 ईस्वी तक, 750 क्रिश्चियन एरा तक, 750 तक उमैयद खिलाफत थी, यानी मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी औलाद की खिलाफत थी। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत सबसे लंबी और सबसे तवील खिलाफत मानी जाती, जो लगभग 20 साल की खिलाफत थी माशाल्लाह। 661 से ऑलमोस्ट 680 तक वो खलीफा थे। फिर अगर आप गौर करके देखेंगे तो मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और उनके नस्ल की जो खिलाफत खत्म हुई उमैयद 750 में खत्म हो गई। 750 से लेकर 1258 तक अब्बासिद खिलाफत थी, यानी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, उनकी जो नस्ल है उन लोगों की खिलाफत 1258 तक थी। 1258 1258 वो साल है जिसमें मंगोलियन हमला हुआ। उस हमले में पहली मर्तबा सबसे बुरी तरीके से मुसलमान उम्मत का नुकसान हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से। जो मैंने पिछले भी अपने बयान में बताया था कि बैतुल हिकमा नाम की जो लाइब्रेरी मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम की थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई मंगोलियों के जरिए से 1258 में, जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तबाही आई। और बाज़ उलेमा और मुफस्सिरीन 1258 को बड़ी अहमियत देते हुए ये कहते हैं ये वो साल है जब मंगोलियंस का हमला हुआ तो अल्लाह ने पहली मर्तबा अरबों के हाथ से मुसलमानों की रहनुमाई और रहबरी को खींच लिया। यानी जो हुकूमतें अल्लाह ने अरबों को नवाजी थी और अरब सारे आलम पर मुसलमानों के हुकूमत कर रहे थे, ये पहली मर्तबा 1258 में अरब नस्ल की हुकूमत जो इस्लाम के नाम पर कायम थी वो ख़त्म हो चुकी। लेकिन 1258 में इसके खातिमे के पहले एक और अहम चीज़ हुई जो मिस्र में हुई, इजिप्ट में हुई, वो थी फातिमद खिलाफत, जो पहली बगावत के साथ कायम की हुई खुज्जा शियाओं की खिलाफत थी, जिसे आप खुज्जा शिया बोलते हैं। इस्माइली शियाओं की पहली अब्बासिद सुन्नी खिलाफत के खिलाफ बगावत के बाद मिस्र में कायम हुई थी। ये लगभग 901 ईस्वी में कायम हुई। 1258 तक मुकम्मल इस्लामी खिलाफत अब्बासिद की थी, उसके एक हिस्से में मिस्र में 901 में ये फातिमिद खिलाफत कायम हुई। इसी फातिमिद खिलाफत में एक सुन्नी जनरल थे जिसका नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ये है वो सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो बैतुल मुक़द्दस क्रूसेड्स जो हो रहे थे, जिसमें ईसाई सलीबी जंग, जो क्रिश्चियंस होली वॉर के नाम पे मुसलमानों पर हमले कर रहे थे फ़लस्तीन पर बैतुल मुक़द्दस कब्जा करने के लिए, अल्लाह ने उनको शिकस्त करवाया सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों, और उसके बाद से फिर मुसलमानों के हाथों में वहां से हमारे बैतुल मुक़द्दस जो हाथ में आई तो लगभग 1960 तक हमारे हाथ में थी माशाल्लाह। ये एक छोटा सा हिस्सा याद रखने के लिए। लेकिन इसी दौर में जब 1258 में अब्बासिद खिलाफत खत्म हो गई तो वहीं पर तुर्कियों की पहली मर्तबा गैर अरब एक खिलाफत जन्म ली। तुर्कियों की जो खिलाफत कायम हुई वो 1292 में पहली बार कायम हुई। 1292 है वो साल जिसमें उस्मान द फर्स्ट, जिसके नाम से उस्मानी खिलाफत है, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से नहीं है, एक तुर्क मुसलमान जनरल थे जिसका नाम था उस्मान द वन। इन्होंने जो खिलाफत अपने हाथ में ली, ये तुर्कियों की खिलाफत शुरू हुई, यानी गैर अरब खलीफा पहली मर्तबा उम्मत मुस्लिमा को मिले। 1292 से 1924 मार्च तक, मार्च 1924 तक 1292, थोड़ी देर के लिए 1300 मान लिया जाए तो 1300 से लेके 1924 तक लगभग 625 साल तक गैर अरब मुस्लिम हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा पर हुकूमत की है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें से एक हिस्सा सफविद खिलाफत। सफविद खिलाफत जो आज का ईरान, इराक, ये पूरा इलाका है, अफगानिस्तान का जो है
जो शुमाल का इलाका है, शुमाली अफगानिस्तान का इलाका, इराक, ईरान, ये पूरा जिसको पर्शिया बोलते थे, इस इलाके में सफविद हुकूमत कायम हुई। ये पहली ऑफिशियल शिया हुकूमत कायम हुई। इनके दौर में ये लोग कब कायम हुए? 1528 में कायम हुए। ये लोग 1528 में कायम हुए और लगभग 1720-1710 तक ये लोग रहे। ये वो दौर है जिसमें पहली मर्तबा बाज़ाब्ता ऑफिशियल तरीके से हुकूमत के तहत, हुकूमती सतह पर हुकूमत के हुक्मनामे के तहत बीबी आयशा, खुलफाए राशिदीन और सहाबा को गाली गलौज करना एक रिवाज बन गया। तब तक ये रिवाज नहीं था। यही वो पीरियड है जब हिंदुस्तान में 1526 अकबर बादशाह, मुगल बादशाह, 1526 से लेकर 1721 तक ये पूरा मुगलों का सबसे पावरफुल रूल रहा। तो हिंदुस्तान का इलाका मुगलों के तहत हो गया, तो यहां की मुस्लिम आबादी मुगलों के तहत आ गई। पर्शिया का पूरा जो इलाका था, यह पर्शिया का पूरा इलाका किसके तहत हो गया? सफविद हुकूमत के तहत हो गया। बचा क्या बाकी की उस्मानी खिलाफत में? अरब इलाके बच गए, कॉन्स्टेंटीन, टर्की वगैरह जो आज के हैं, ये पूरे इलाके बच गए। जो यूरोप के हिस्सों को लगकर है वो पूरे इलाके बच गए। मिडिल ईस्ट में इन लोगों का जो हुकूमत थी, मिडिल ईस्ट मतलब वही हिजाज, दुबई, कुवैत, बहरीन, ये ओमान, ये पूरे इलाकों में उस्मानी खिलाफत बच गई। ये बात को आप लोग अच्छा जहन में रखिए। अब साथ में यह भी बता दूं, एक मुअर्रिख है, इसने खास तहकीक की है उस्मानी खलीफाओं के ऊपर। उस्मानी जो खिलाफत गुजरी 1292 से 1924 तक, इसका मेन रिसर्च का एक्सपर्टीज सब्जेक्ट इनके ऊपर ही है। ली, ये मुअर्रिख के मुताबिक उस्मानी खिलाफत के सिर्फ शुरू के जो 10 खलीफा थे, ये सही इस्लामी अकीदे के सबसे पावरफुल खलीफा थे, जिसका दौर है 1292 से 1566 तक, यानी 1566 के बाद वो हिस्टोरियन, वो मुअर्रिख के मुताबिक जितने खिलाफत करने वाले उस्मानी तुर्की खलीफा आए, ये सब के सब अय्याश, नाम इस्लाम का होता था, मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन इनके पूरे तौर तरीके वो थे जिसका अरब खिलाफत से, यानी खुलफाए राशिदीन के दौर की खिलाफत से, उन उसूलों से, शरीयत के अहकामात से कोई खास लिहाज और कोई ताल्लुक नहीं था। बतौर नाम ये लोग मुस्लिम खलीफा या मुस्लिम हाकिम थे, लेकिन इनके जो तौर तरीके थे ये खत्म हो चुके थे। शुरू के 10 जुमला 23 खलीफा आए उस्मानी, और 1292 से 1924 के बीच में 23 उस्मानी खलीफा आए। इसमें के शुरू के 10 1566 में खत्म हो गए। 1566 के बाद का जो दौर है, इसीलिए आप देखेंगे उस्मानी खिलाफत का जो सेकंड पार्ट बताया जाता वो 1571 से बताया जाता। 1571 के बाद के जितने खलीफा आए ये बहुत ही निकम्मे और नाकारा खलीफा है। तो ये एक पार्ट अगेन आप लोग याद रखिए। देखिए ये तारीख क्यों अहम है, हम जब तक समझेंगे नहीं कि जवाल कहां से शुरू हुआ हमारा और कितने खतरनाक तरीके से शुरू हुआ, तारीख जानेंगे तो ही समझ में आएगा। 1258 मंगोलियों का हमला हो गया, 1292 उस्मानी खिलाफत शुरू हुई। ताकतवर उस्मानी खिलाफत खत्म कहां हो गई? 1566 में खत्म हो गई, 1566 में खत्म हो गई। उसके बाद से पूरे घटिया खलीफा आना शुरू हो गए। नाम तो इस्लाम का था, मुसलमानों का नाम था, हर वो काम था जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज कई ऐसे, बस हमारे 57 मुस्लिम ममालिक में से आप जानते हैं कि कई ऐसे मुस्लिम ममालिक है जो अपने आप को शरई खवानीन बताते, लेकिन हर वो चीज उनके पास मौजूद है शरीयत से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो ऐसा ही ये चल रहा था इनके पास। इसी तरीके से अगर आप गौर करके देखेंगे, हिंदुस्तान के पूरे इलाके में जहां मुसलमान थे ये मुगल्स के तहत हो गए थे, और 1700 के बाद का जो पीरियड है पूरा, अब यहां से तो अंग्रेज आना शुरू हो गए। तो फिर 1947 तक यहां की जो मुस्लिम आबादी हुकूमत पर थी एक जमाने तक, अब वो आबादी यहां की मेजॉरिटी हिंदू आबादी के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। तो ये लोग पूरे के पूरे इधर अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी में उलझे हुए थे। ये एक मुस्लिम आबादी इधर पैक हो गई। सफविद खिलाफत आई तो उसने पूरा अकीदा ही अलग कर दिया। उन्होंने पूरा सहाबा को गाली गलौज करने वाला। तो इतना बड़ा इलाका अगर आप गौर करेंगे जो अरब जमीन के बाद आता, अरबों की जमीन से ऊपर आ जाएंगे तो आप इराक, ईरान, ये जो लग लेते इलाका आ रहा आपको, फिर हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया का, ये पूरी मुस्लिम आबादी वो अरब
जो खुलाफाए राशिदीन और सहाबा के दौर के हुकूमत करने वाले वो अकीदे वाले थे, उस अकीदों से टूटना शुरू हो गई और कई दूसरे दुनियावी मामलात में उलझ कर रह गए ये लोग। ये मुसलमानों की कैफियत आलमी सतह पर चल रही थी। मुस्लिम दुनिया में क्या हो रहा था, जो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, अगरचे कि उस्मानी खिलाफत नाम को थी, उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें फिर वो लोग भी फ्रेंच, ब्रिटिश और पोर्चुगीज कॉलोनीज बन गए। कॉलोनी का मतलब क्या है, जहां भी अंग्रेज हुकूमत करे उसको, इंडिया को भी अपनी ब्रिटिश कॉलोनी बोलते थे लोग, जहां कहीं उन्होंने हुकूमत किया उसको अपनी कॉलोनी पुकारते थे। तो ब्रिटिश कॉलोनी, कई इलाके हमारे अरब ममालिक के ब्रिटिश कॉलोनी थे, यानी जहां पे अंग्रेज हुकूमत करे, यूके वाले, ग्रेट ब्रिटेन वाले हुकूमत कर रहे थे। बाज फ्रेंच कॉलोनीज थे, बाज पोर्चुगल कॉलोनीज थे। तो मुसलमानों के ये हिस्से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, जो है नॉर्दर्न, पूरे आधा कॉन्टिनेंट इन लोगों के हवाले हो चुका था। ये पूरे हालात से मुसलमान गुजर रहे थे। कब तक की बात होगी, 1924 तक की बात हो गई है। इस दौरान 1492 जो स्पेन का डाउनफॉल है वो भी बड़े मायने रखता। 700 से लेके 1492 तक स्पेन के इलाके में मुसलमान फ्लरिश कर रहे थे, टुकड़ों में बट गए। अब्बासिद खिलाफत 1258 में खत्म हुई, फातिमीद खिलाफत अलग बनी। अब्बासिद खिलाफत के तहत 700 यानी मुआविया रज़ी अल्लाह के दौर में पहुंच गए थे। कहां, स्पेन को। अल्लाह ने स्पेन को इनको हवाले करके इस तरह रखा कि दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा था नुकसान, उसके बावजूद स्पेन में इनकी इज्जत पूरी बची हुई थी। 1492 में मुसलमानों का स्पेन में भी जवाल आ गया। तब गोया कैसा हो गया, खुलफाए राशिदीन का जो सूरज के साथ उठा हुआ शरीयत वाला कुरान और हदीस वाला इस्लाम था, धीरे धीरे डूबते डूबते हर तरफ से निकल गया। 1492 स्पेन का जो डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल के बाद अब तो हर जगह तो कमजोर हो ही चुके थे, अब मुसलमानों में वो जान बाकी नहीं थी। 1492 स्पेन का डाउनफॉल, 1566 में पावरफुल इस्लामी खिलाफत उस्मानियों की वो भी खत्म हो गई, तो ज्यादा फासला नहीं है वो भी। इस दौरान देखिए यूरोप कैसे डेवलप हो रहा था। ये जो दूसरा हिस्सा है इसका, ये तो मुसलमानों की कैफियत थी। इस दौरान यूरोप का जो डेवलपमेंट चल रहा था, 1440 में शुरुआत है आज के मास मीडिया की। 7 मास मीडिया कहते हैं, मतलब 7 वो चीजें हैं जिसको मास मीडिया पुकारा जाता है। मास मीडिया वो चीजें जो मासेस तक पैगाम को पहुंचाते हैं। 7 क्या है वो, सबसे पहले है प्रिंटिंग प्रेस, सेकंड है उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स, थर्ड है उसमें सिनेमा, फोर्थ है उसमें टेलीविजन, फिफ्थ है उसमें रेडियो, सिक्स्थ है उसमें इंटरनेट और सेवेंथ है उसमें मोबाइल फोन्स। ये 7 मास मीडिया है। ये 7 वो चीजें हैं जिससे आप बेशुमार इंसानी आबादी तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। 7 चीजें हैं। शुरुआत कहां से हुई, प्रिंटिंग प्रेस से हुई। उसमें हम लोग लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस करें, मुख्तसर में पेपर इंडस्ट्री पहली मर्तबा जो देखी गई वो रोम में इस्तेमाल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले। लेकिन वो शक्ल पेपर की ऐसी नहीं थी जो आज आपकी मेरी शक्ल है। प्रिंटिंग की अहमियत हमने उसके ऊपर भी तफसील से बात की कि प्रिंटिंग का मतलब खाली प्रिंटर पे प्रिंट होने का नहीं है। कोई भी चीज अगर लिखी गई, किसी दूसरी चीज पर नक्श की गई, तो उसका भी शुमार प्रिंटिंग में होगा। किस चीज से प्रिंट किए वो एक अलग मामला है। इस्लाम में प्रिंट मीडिया की बहुत बड़ी अहमियत क्यों है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की शुरुआत ही पढ़ने से की। उसी सूरे में, सूरह अलका सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5 में 2 अहम चीजें बताई। एक, पढ़ो, यानी कि हमको तवज्जो दिलाई, हुक्म दिया कि पढ़ो, तालीम हासिल करो। दूसरा, उसमें जिक्र किया कि तालीम अपने रब के नाम से हासिल करो, यानी वही तालीम हासिल करो जिससे रब राजी हो। और उसमें एक और बड़ी अहम चीज क्या बताई, हमने इंसान को वो इल्म सिखाया जो नहीं जानता था और कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो कलम गोया प्रिंटिंग मीडिया हो गया आपका। तो प्रिंट मीडिया की इस्लाम ने बड़ी अहमियत दी। सहाबा जब कुरान नाजिल होती थी तो लिख लिया करते थे, सहाबा उसको महफूज रख लिया करते थे। ये प्रिंट मीडिया की अहमियत जो थी। लेकिन इनखिलाफ जो आया प्रिंट मीडिया का, वो 1440 में आया। 1440 में जब जर्मनी में जोहानस गुटनबर्ग, इसने प्रिंटिंग मशीन इजाद की। प्रिंटिंग मशीन को जब इसने पहली मर्तबा इन्वेंट किया, तो लाजिम है जो चीज आप हाथ से लिख रहे हैं और उसके मुकाबले में प्रिंटिंग मशीन पे कोई चीज प्रिंट हो रही, तो अगर प्रिंटिंग मशीन पे 100 कॉपी निकल गए तो शायद आप 100 पेज उतनी देर में लिखेंगे, वहां 100 कॉपीज निकल जाते जब तक। तो प्रिंटिंग मीडिया जैसा ही इन्वेंट हुआ,
ये वो 1440 का साल है जिसके बाद से आज तक वेस्ट फिर पलटकर जवाल की तरफ नहीं गया। इसके बाद एक के बाद एक उन्होंने कई चीजें और इजाफा करते चले गए जिससे कि उनकी सलाहियतों में इजाफा हुआ, और उसका इस्तेमाल उन्होंने ऐसे किया कि जो उनके लिए तो फायदेमंद था लेकिन सारी इंसानियत के लिए वो नुकसानदेह रहा, खास तौर पर मुसलमानों के और इस्लाम के लिए बहुत नुकसानदेह रहा। अब इस बात को समझते हुए 1440 में जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ तो पिछली बार भी मैं बताया था कि गुटेनसबर्ग सबसे पहली चीज क्या किया, 180 बाइबल प्रिंट किया उसने। तो गोया प्रिंटिंग प्रेस का पहला इस्तेमाल अपने खुद के मजहब की तबलीग के लिए किया गया। फिर उसके बाद किंग लूथर, मार्टिन लूथर, जिस तरह हमारे पास इनकलाबी शायर अल्लामा इकबाल को माना जाता, मार्टिन लूथर को बहुत बड़ा प्रोटेस्टेंट इनकलाबी शायर माना जाता। मार्टिन लूथर के जो थीसिस थी, द 90 थीसिस के नाम से, थीसिस मतलब एक पूरा किसी मजमून के ऊपर कोई मवाद जो लिखा जाता, द 90 थीसिस, ये है वो चीज जो सबसे ज्यादा प्रिंट हुई जोहानस गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस पे। बताया जाता कि 1440 में जो उसने प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद किया, 1440 से 1530, सिर्फ ये 80 साल के अंदर, 90 साल के अंदर 27 सिटीज के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, और ऑन एन एवरेज हर साल वो लोग 5 लाख से ज्यादा चीजें शाये करके सारी दुनिया में आम कर रहे थे। तो एक मानो में वो जो चाहते थे, वो जो तबलीग करते थे, वो आम होना शुरू हो गया। उसके बाद मुस्लिम्स ये पीरियड में देखिए आप, 1530 का पीरियड का मतलब 1492 स्पेन का डाउनफॉल हो गया। कुछ सालों में आखिरी जो उस्मानी खलीफा ताकतवर थे वो काफी चीजों में उलझे हुए थे, उनका भी जवाल का वक्त करीब आ रहा था, उनका भी जवाल हो गया। उसके बाद ये जो पीरियड है, इसके बाद से अंग्रेजों ने कभी पलटकर, जिसे हम आम जुबान में अंग्रेज कहते हैं, यानी वेस्टर्नर्स ने, मगरिबी इन हुकूमतों ने अपने जवाल की तरफ पलटकर नहीं देखा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फेज है जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो 1700 से 1930 के बीच का फेज है। इसमें बगैर तफसीलात में बहुत ज्यादा गए कि जो अहम चीजें हमारे लिए बहुत अहम है उनका जिक्र कर दूं। 1829 में टाइपराइटर इन्वेंट हुआ। W.S. बर्ट नामी शख्स ने 1829 में टाइपराइटर को इन्वेंट किया। टाइपराइटर अगेन एक मैकेनिकल इन्वेंशन था जो काफी प्रिंटिंग में काम आया। इसी तरीके से 1876 में टेलीफोन इन्वेंट किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगेन टेलीफोन एक बड़ा इनकलाब लेके आया पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से 1894 में रेडियो इन्वेंट हुआ। मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर, उसने रेडियो का इजाद किया। 1918 तक आ गए। अब 1918 में सिनेमा की इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हुई। सिनेमा की इंडस्ट्री ग्रो होने का मतलब थिएटर्स आना शुरू हो गए जहां पे मूवीज और फिल्म्स देखे जाते, जिसका तफसील से तस्करा मैं पिछले उसमें किया। खास चीज उसमें बताने की एक आप लोगों को बता दूं, 1895 में फ्रांस में 2 भाई थे जो लुमिनी ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। इन लोगों ने पहली मर्तबा वो कैमरा इजाद किया जो मूवीज के रिकॉर्डिंग के लिए काम आता था। 1895 में, 1895 में। इससे भी बड़ी खास बात तवज्जो की यह है, जैसा ही उन्होंने वो इजाद किया कैमरे के इजाद के 6 महीने के बाद उन्होंने अपनी पहली ट्रिप बॉम्बे को की, और यही उनकी ट्रिप है जो बॉलीवुड की बीज डाली। तो यहां अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड शुरू हुआ कहां पे? इंडिया में। बॉलीवुड की शुरुआत 1900 से 1930 के बीच में मूवीज बनना शुरू हुए। पहले साइलेंट मूवीज बने, उसके बाद से टॉकिंग मूवीज को ही टॉकीज कहा जाता है, जो उर्दू में टाकीज हो गया। टाकीज को गए थे वो टाकीज, संतोष सपना टाकीज, आशा टाकीज। तो एक टाकीज क्या है? एक्चुअली इंग्लिश वर्ड टॉक से टॉकीज है। वो टॉकीज, मूवीज, फिल्म्स, थिएटर्स, ये पूरे उसी के नाम दिए गए जहां पे लोग जाके मूवी देखते थे। तो ये 1900 से 1930 इंडिया में बॉलीवुड का पिक लेने का टाइम है। यही वो पीरियड है जहां पे हॉलीवुड डेवलप हो रहा था। हॉलीवुड अमेरिका में जो डेवलप हो रहा था, उसके पहले यूरोप में सिनेमा प्रमोट हो रहा था, लेकिन ब्रेक लग गया यूरोप के अंदर। क्यों लगा?
क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में आलमी जंग हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो मूवीज का प्रोडक्शन यूरोप में गिर गया क्योंकि वो लोग पूरे जंग में उलझे हुए थे। ये पीरियड में अमेरिका में मूवीज डेवलप होना शुरू हो गए और वहां पे कैलिफोर्निया वगैरह में बाकायदा इंडस्ट्रीज बन गए इसके, जो बाद में अगेन वो तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं। हॉलीवुड इंडस्ट्री, जो फिल्म्स की इंडस्ट्री बनी, साथ में डिज्नीलैंड वहीं पे कायम हुआ। तो डिज्नी एक आदमी का नाम है, हॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, हॉली नामी एक लड़की थी एक बहुत अमीर आदमी की, उसके बेटी के नाम से हॉलीवुड बन गया हो जाके, और उसी तरीके से डिज्नीलैंड, डिज्नी बोलकर एक शख्स था उसके नाम से डिज्नीलैंड बना। ये इनके पास जोर बनाया कहां पे? अमेरिका के अंदर। अच्छा, खास बात बता दूं आप लोगों को अमेरिका के अंदर के मूवीज के बारे में, खास तौर पे 1964 तक अमेरिका में किसी भी किस्म की नंगी मूवी बनाना बैंड था। 1964 तक कोई पिक्चर नंगी और आवारा नहीं बनी थी। 1915 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच विल नॉट अप्लाई टू मूवी मेकर्स बोल के। का मतलब क्या हुआ? आजादी ख्याल, आजादी राय, ये जो कानून में अमेरिका के दिया गया है, ये अमेरिका के मूवी बनाने वालों को अप्लाई नहीं होगा बोल दिया था अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। मतलब उसके नाम से तुम कुछ भी बोलेंगे, हो ही नहीं सकता। और 1927 में द हेज कोड, HAYS, हेज कोड के नाम से द डूज एंड डोंट्स, सेंसरशिप जिसको बोलते हैं आप, सेंसरशिप के 29 खवानीन बनाए गए थे अमेरिका में। आप लोग ताज्जुब करेंगे 1927 के खवानीन के तहत वो लोग किस लेते हुए कोई हीरो हीरोइन का सीन नहीं बना सकते थे मूवी में, रेप सीन नहीं बता सकते थे, अटेम्प्ट टू रेप नहीं बता सकते थे, किसी पॉलिटिशियन का या किसी भी मजहब के बारे में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट मूवी में नहीं रख सकते थे। ये उनके लॉज थे पूरे 1927 में। बाय 1950 तक जब दो बदमाशों का संगम हुआ, जब आपस में मिले, कौन दो बदमाश? मूवी बनाने वाले और करप्ट पॉलिटिशियंस। तो मूवी बनाने वालों को यह लगा कि हम पैसा कमा ही नहीं सकते अगर इतने अखलाक के मूवीज बनाना शुरू कर दिए तो पॉलिटिशियंस को फंडिंग करना शुरू करे वो लोग, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना शुरू करे। उसके बाद तो रूजवेल्ट अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, अमेरिका की तारीख में वो पहला प्रेसिडेंट है जिसकी कैंपेनिंग में हॉलीवुड के टॉप फिल्म स्टार्स उस वक्त के आए। तो अब क्या हो गया? जब फिल्म मेकर्स, फिल्म स्टार्स आने लगे तो वो लोग आने वाले पॉलिटिशियन को बोलने लगे कि जब तुम हुकूमत पे आओगे तो हमारे चंद मुतालेबात है तुम पूरे करना। फिल्म एक्टर तो मशहूर होता, फिल्म एक्टर की कैंपेनिंग से लोगों पे असर पड़ता। देखिए अब ये मास मीडिया का इस्तेमाल बता रहा हूं मैं आपको, चूंकि एक मास फिगर है, पब्लिक फिगर होता एक्टर, अब वो कैंपेनिंग कर रहा किसी पॉलिटिशियन के लिए। जैसे ही वो पॉलिटिशियन जीत गया, इनके मुतालेबात को वो पार्लियामेंट में आके, सीनेट में आके पूरे करना शुरू करे। 1952 में वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका 1915 के उस लॉ को खत्म कर दिया। कौन से? वो अखलाक के दायरे वाले लॉ को। 1964 में द पॉर्न ब्रोकर बोलकर पहली आवारा मूवी बनी है अमेरिका की, और उसके बाद से फिर पलटकर वो लोग कभी भी नहीं देखे। हर गुजरते हुए साल में उसको और आजाद ख्याली की तरफ लेके चले गए। तो ये एक पूरा सिनेमा कायम हुआ वहां पे। खास चीज इसके अंदर यह है कि जब हॉलीवुड कायम हुआ और मूवीज बनाने के लिए कायम हुआ तो इनकी एक स्ट्रैटेजी बनी। स्ट्रैटेजी क्या है? आप दुनिया की कोई मूवी देख लो जाकर, कोई भी मूवी दुनिया की बोल रहा हूं मैं आपको, 4 थीम के ऊपर बनती। ये 4 थीम अगर एक भी थीम उसमें की माइनस रही, वो मूवी कभी थिएटर में नहीं आती, कभी टेलीविजन पे नहीं आती। पहली थ्योरी उसमें यह होती कि वेस्ट इज बेस्ट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना पड़ता आपको। मगरिब सबसे अच्छा है, सबसे कल्चर्ड वो लोग हैं, सबसे सिविलाइज्ड वो लोग हैं, सबसे अच्छे वही लोग हैं। डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन तरीका है, इसके मुकाबले में हर चीज बकवास है। यह प्रमोट करना लाजिम है उनके लिए। सेकेंड होती स्लैपस्टिक कॉमेडी। स्लैपस्टिक कॉमेडी का पहला कैरेक्टर है चार्ली चैपलिन। व्हाट इज स्लैपस्टिक कॉमेडी? जो चीज आप लोगों में प्रमोट करना चाह रहे हैं उसको साइलेंट मूवी बनाकर मस्खरे बने से प्रमोट करो। मार तोड़, हंसी मजाक, वाहियात चीज, औरत की शक्ल ले लेना, औरत के साथ छिल्लर पने करना, पहले मजाक बना के, साइलेंट मजाक।
देखने वाली ऑडियंस कैसा देख रही? मुसलमान बैठ के नहीं देख रहे हो, वो लोग देख रहे हैं जो मजहब से काफी दूर है। तो उनके दिमाग को पहले कैसा बनाया जा रहा? साइलेंट तरीके से चलता ये, अरे मजाक है, सिर्फ मजाक, उन्हें सीरियस नहीं करा, कॉमेडियन है उन्हें, तो उसको बोलते हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी, मार तोड़, ये सब चीजें आ गए उसके अंदर। थर्ड उसके अंदर है कल्चर प्रमोशन ऑफ लाइफस्टाइल। आपका जो कल्चर है आपके इलाके का, आप उसको बड़े प्यारे ढंग से प्रमोट करेंगे। उसकी गंदी भी अगर कोई चीज है तो उसको बड़े अच्छे हुनर के साथ पेश करेंगे आप। कल्चरल प्रमोशन या लाइफस्टाइल प्रमोशन। और फोर्थ है म्यूजिक। और म्यूजिक के कल्चर में ऑलवेज वेस्टर्न म्यूजिक शैल बी ए डोमिनेंट फैक्टर ऑफ ए मूवी। तो आप कितने भी कोई दुनिया के मूवी को जाकर देखो, उनका जो म्यूजिक उसके अंदर रहेगा उसमें गालिब वेस्टर्न म्यूजिक आएगी बराबर। ये चार मेन थीम्स है दुनिया में। आप कुछ भी पिक्चर बनाओ या सीरियल बनाओ, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। ये एक इंटरनेशनल बगैर लिखा हुआ एक लॉ सेट हो गया अभी। इंडिया के बॉलीवुड के अंदर भी कुछ फैक्टर्स मेन प्ले करे। जो मुअर्रिखीन इंडिया के बॉलीवुड की तारीख के ऊपर किताबें लिखे, उनका मानना यह है कि सबसे ज्यादा इंडिया का बॉलीवुड आज तक भी 1900 से लेके आज 2021 तक भी जो सबसे ज्यादा चीज से मुतासिर है और जिसको किसी ना किसी शक्ल में हाईलाइट करके लाता है ताकि लोगों के दिमाग बनाए जाएं, वो है महाभारत और रामायण। कोई ना कोई शक्ल से महाभारत या रामायण की कोई एक चीज किसी एक तरीके से हर मूवी में या सीरियल में प्रमोट होती। सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रमोशन है राम, बस इतना जुमला काफी है इसमें। सो यू हैव प्रोमोटेड रामायण। समझ रहे हैं आप? किसी ना किसी तरीके से। अच्छा देखिए, आप मूवी के जो प्रोडक्शंस होते हैं, इनिशियल जब पिक्चर को आप जैसे देखना शुरू करते तो किसी एक देवी देवता की तस्वीर के साथ वो प्रोडक्शन के नाम के साथ आता। तो बॉलीवुड में महाभारत और रामायण एपिक को मेक श्योर किए कि इसके हर मूवी में और सीरियल में कहीं ना कहीं इसमें से किसी एक चीज का जिक्र आना। सेकंड, योगा, नित्य और रासा, ये तीन चीजें रहना संस्कृत की। योगा, नित्य और रासा का मतलब क्या है? रासा और नित्य डांस के जरिए से कोई चीज बताना। कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, तो डांस कहीं ना कहीं इंडियन डांस का स्टाइल रहना उसमें। मूवीज के अंदर अगर आप गौर करेंगे, कई बार ऐसा होता कि हीरो के पीछे या हीरोइन के पीछे या किसी घर में नटराजन की फोटो आइडल लगी हुई रहती, द आइडल पॉपुलर फॉर डांस, तो एक प्रमोशन है उसका वो। ये इसका ख्याल रखा जाएगा। थर्ड, जो हमारा कल्चर है इंडिया का, किसी सूरत भी इसकी तारीफ के साथ इसको पेश किया जाएगा बॉलीवुड में। इसकी जो तारीख है उसको बताकर लोगों में शऊर पैदा करेंगे कि ये हमारा कल्चर है, यही बेस्ट कल्चर है, ये सबसे पुराना कल्चर है। फोर्थ, पर्शियन चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। पर्शिया की चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्शिया बोलते समझ गए ना, फारिस, सफविद डायनेस्टी, जहां से पूरे वो अकायद तैयार हुए जो असल नबी और साहबा के अकायद के बरखिलाफ थे। सिक्स्थ, अपनी म्यूजिक ऐसा कंबाइन करेंगे कि वेस्टर्न म्यूजिक भी उसमें शामिल करेंगे, अपनी म्यूजिक भी जाएगी और वेस्टर्न म्यूजिक भी रहेगी उसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट्स पर पूरे बॉलीवुड के मूवी और सीरियल बनते। ये सब क्यों बता रहा हूं? आप लोग जब कभी देख रहे हैं आपको ये सब चीजों से प्रोग्रामिंग किया जा रहा, समझ रहे? ये हो गया एक सेक्शन मास मीडिया के सिनेमा पार्ट का। अच्छा, ये सब जो हो रहा क्यों? वेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, हुआ क्या आखिर? तो इसकी एक तारीख है। वर्ल्ड ऑर्डर नामी एक किताब है जिसे हेनरी किसिंगर ने लिखा। ये हेनरी किसिंगर कौन है? अभी भी वो जिंदा है। वो 2 से 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का सबसे अहम मुशीर माना जाता है। आज भी दुनिया के सबसे बड़े मुतफक्किरीन में से, थिंक टैंक्स में से वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंक टैंक माना जाता आज भी वो। हेनरी किसिंगर एक बुक लिखा जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो किताब उसने लिखी, इसके सफा नंबर 2 और 3 में उसने बड़ी अहम बात सारी दुनिया के सामने पेश की। उसने कहा 1618 से 1648, 1618 से 1648 में, ये 30 साल में
यूरोप के अंदर लड़ाया हुए आपस में, किसके किसके लड़ाया हुए? कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, फ्रांस वर्सेस इटली, इटली वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंग्लैंड वर्सेस पोर्चुगल, यानी यूरोप वाले आपस में लड़ रहे थे। कितने साल लड़े? 30 इयर्स तक लड़े। इन 30 सालों में 1618 से 1638 तक, 1618 से 1638 तक, इन 30 सालों की लड़ाई में 1/3 यूरोपियन पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिए लोग। 1/3 यूरोपियन आबादी मौत के घाट उतार दी गई। समझ रहे हैं आप? लेकिन कभी मास मीडिया में इसका जिक्र है? सहाबा के फुतुहात के जुल्म के साथ हुए, यह जिक्र है। समझ रहे हैं मास मीडिया कैसा यूज हो रहा? इसका कभी भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको। 1/3 यूरोप की आबादी को उड़ा के फेंक दिए। और ये जंगें हुई दो वजूहात पर, एक मजहब बुनियाद थी, दूसरा इलाका, नेशनलिज्म एंड रिलीजन के बुनियाद पे हुए। वहां तो मुसलमान अभी थे ही नहीं जहां लोग लड़ रहे थे, यूरोप में, फ्रांस वगैरह में लड़ाई पूरी आपस में यही खुद कर रहे हैं। ये 30 साल की जब जंग चल रही थी और इतनी बड़ी तबाही हुई, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब लड़ाई बंद करेंगे, बैठकर कुछ एक फैसले पे पहुंचेंगे हम लोग। समझ में आ रहा? किसेंगर कहता है वो जो बैठकर उन्होंने फैसला किया, 400 साल पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो आज तक चल रहा तुम्हारे लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया अब कैसे चलेगी। समझ रहे हैं आप? 1638 में फाइनली जंग खत्म कर दिया लगा। 2038 आ गया तो एग्जैक्ट 400 साल हो जाते। 2021 चल रहा, 2038 आ गया, 400 साल हो जाते। किसेंगर, हेनरी किसेंगर बोलता है सारी दुनिया जो चल रही, इसीलिए वो किताब का नाम ही उसने वर्ल्ड ऑर्डर रखा। उन्होंने जो डिसाइड किया कि दुनिया कैसी चलेगी, वही तरीके पे सारी दुनिया की हुकूमतें बनी हुई है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि इख्तिलाफी सियासी नजरियात हमारे मुल्क में रहना चाहिए। हर बार एक ही शख्स नहीं रहेगा, तो यह ऐन खलीफा के खिलाफ चलेगा। खलीफा है उमर इब्न खत्ताब है, तो जब तक आप बाहयात थे खलीफा है। अबू बकर सिद्दीक है, तो जब तक बाहयात है खलीफा है। उस्मान गनी है, तो जब तक बाहयात है खलीफा है। अली इब्न तालिब है, जब तक बाहयात है खलीफा है। हसन रजी अल्लाह तआला ने खुद से खिलाफत छोड़ दी, है अलग बात है, इसकी गुंजाइश है। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा निजाम होना दुनिया में जहां एक ही शख्स हमेशा नहीं रहना, उसको बदलते रहो। तो उसको बदलते रहने क्या करेंगे? हम इख्तिलाफी सियासी पार्टियों को कायम करेंगे, जिसको आप ऑपोजिशन पार्टीज बोलते हैं। आज ऑपोजिशन पार्टीज क्या करेंगे? जैसा ही कोई हुकूमत बनेगी, ऑपोजिशन पार्टी इन पर तनकीदें शुरू करेगी। और जो तनकीदें ये लोग कर रहे हैं, इसको हम लोगों में आम करेंगे। समझ रहे हैं? तो हो गया क्या? रियाया हाकिम से कभी मुतमईन नहीं है। जब रियाया हाकिम से मुतमईन नहीं होती, तो हाकिम डर में रहता कि ये लोग मेरे को कब क्या करते। जब हाकिम वो डर में आता, हर वो काम करता उन्हें जो या तो अवाम को खुश करने वाले होते या अवाम पर जुल्म करने वाले होते। दो ही चीजें, दो ही ऑप्शन है उसके पास। अब उन्हें हुकूमत में रहना है, दो ही चीजें करना। वो काम कर दो भाई जिससे अवाम खुश रहती, या कुचल दो उनको ताकि ये लोग हमारे खिलाफ सर ना उठाएं। दो ही चीजें होंगी अब। और देखिए, पूरा मिजाज इस्लाम के खिलाफ था। जब ये डिसाइड किया इन्होंने, तो यहां डिसीजन पे रुके नहीं, बोलता हेनरी किसिंगर। अब ये डिसाइड करे कि जो डेमोक्रेसी का हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं अभी, है पूरी दुनिया के मशरिक और मगरिब की तरफ नजर डालेंगे जरा आप। यूरोप में बैठ के प्लान करें, उनके लिए ईस्ट क्या है? पूरा सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, ये पूरे उनके ईस्ट में चले गए। उनका वेस्ट क्या है? टर्की। सबसे पहले टर्की लगता उनको, टर्की, फिर उसके बाद यूएसए, वो पूरा एक कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब पूरी दुनिया में इधर उधर नजर डालकर देखेंगे, अगर कोई भी ये नजरिए पर नहीं है, तो जो भी मीडिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंटिंग का, इसको इस्तेमाल करके इसके बरखिलाफ जो भी है उनको बारबैरिक बताएंगे, वहशी बताएंगे, अनसिविलाइज्ड बोलकर पेश करेंगे उनको, गैर मुहज्जिब बोलकर पेश करेंगे उनको।
उनको अनकल्चर्ड बताएंगे, ऐसे लोग जिसके पास कोई तमद्दुन नहीं है, कोई तहजीब नहीं है इनके पास, नॉन प्रोग्रेसिव बताएंगे, ऐसे लोग जो कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। इसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से प्रिंट मीडिया को यूज किया इसके लिए, समझ रहे आप। इसीलिए टाइम्स मैगजीन जो एक बहुत बड़ी और दुनिया की बहुत मशहूर तरीन मैगजीन है, टाइम्स मैगजीन 16 अप्रैल 1979 का एडिशन बताता है कि 1800 से लेकर 1950 तक 60,000 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई, 60,000 बुक्स। तो यूरोप में जो कोई इस्लाम को पढ़ रहा, उन्हें कुरान से नहीं पढ़ रहा, उसको उन किताबों से पढ़ रहा जो कुरान के खिलाफ है। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन के नजरिए से नहीं देख रहा, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाबिज के नजरिए से देख रहा, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत पर जुल्म करने वालों के नजरिए से देख रहा, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार औरतों से निकाह करने वाले के नजरिए से देख रहा। यानी उसके पूरे नजरियात को इस्लाम के खिलाफ करे प्रिंट करके। अच्छा, इतना ज्यादा इस्लाम के खिलाफ क्यों करे? क्योंकि उनके लिए टकराव वाली अगर कोई उस वक्त हुकूमत थी तो तुर्की हुकूमत थी, तो जिससे मुकाबला है पहले उसको बदनाम करे। और ऑलरेडी वो लोग कमजोर हो गए थे वो टाइम तक, मुकाबले के लिए उतर ही नहीं सके, क्योंकि ना प्रिंटिंग प्रेस है ना दूसरी इजाजत है इनके पास। तो ये कब हुआ? 1800 से 1950 के बीच में हुआ। इनकी प्लानिंग कब हुई इसके लिए? 400 साल पहले। एक मानो में 1638 के बाद प्लानिंग करे, उसको प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से इंप्लीमेंटेशन 1800 में शुरू कर दिए। कंटिन्यूअस प्रिंट क्या हो रहा? खाली वेस्ट इज बेस्ट, वेस्ट इज बेस्ट, मगरिब सबसे अच्छी है, मगरिब सबसे अच्छी है। आप अगर आज गौर करके देखें, आपकी मेरी जो स्कूलिंग हुई, आप में क्या पढ़ के बड़े हो? देखिए, आप मानो या ना मानो, अनइंटेंशनली सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड आपके दिमाग में बैठा हुआ है, सबसे अच्छे, सबसे तरक्की याफ्ता है, सुकून का माहौल है वहां पे उनके पास, क्या डिसिप्लिन है भाई उन लोग। अच्छा, सिर्फ आप और मैं नहीं मानिए, इत्तेफाक से दुनिया के बाद ऐसे ममालिक जहां ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो वो लोग पॉलिसी बनाए 400 साल पहले, हम जिस पे भी हुकूमत करेंगे उसको छोड़ेंगे जब वो 2 कंडीशन हमारे पूरे करेगा। देखिए, अब आप 400 साल पहले की प्लानिंग है उनकी, जब हम हुकूमत करेंगे जाके, उनको आजादी कब देंगे? 2 शरायत पूरे करना। वो लोग कौन डिसाइड कर रहे हैं? वेस्टर्नर्स, यूरोप वाले। 2 शराइत क्या है पूरे करने के? एक शर्त, आजादी की जंग हम जो तरीका सही है बोले उस तरीके की लड़ना, जिसको हम रिवाज बोल रहे हैं, हाँ ये तरीका है लड़ने का, ये सही तरीका है लड़ रहे हैं, तुम ये तरीके से जो लड़ेंगे ना, ये पहली शर्त। दूसरी, ये हमको इत्मीनान दिलाना कि जब हम छोड़ के जाएंगे ना, उसूल आगे भी वो लोग वही फॉलो करेंगे जो हम अच्छे उसूल बोल के गए। आप दुनिया में जहां कहीं ये लोग जाके हुकूमत करें, देख लो उनका नक्शा उठा गया, यही चीज करें, आज भी यही कर रहे हैं। यही बोल रहा है हेनरी किसिंगर, सारी दुनिया का जो निजाम चल रहा वो 400 साल पहले वो लोग जो डिसाइड करे उसके ऊपर चल रहा। इसी के ऊपर, इनके इस सिस्टम पे ये पूरे 7 मास मीडिया काम कर रहे हैं आपके। अब समझ में आया कि हर जगह एकांगत क्यों है, इतनी यूनिफॉर्मिटी क्यों है मास मीडिया की? उसूल बन गया उनका 400 साल पहले, इससे कोई हटना ही नहीं है। अब तू बिजनेस करेगा तो मेक श्योर के वेस्ट को फायदा हो रहा, तू मीडिया प्रमोट करेगा वेस्ट को फायदा होना, तू कुछ भी कर वेस्ट को खतरा नहीं बनना। तू समझ में आ रहा? ये डिसाइड करे वो लोग, इसके तहत अब हर चीज बनाए वो लोग। अब ये जो इनकलाबात आए उसके बाद, जैसा मैं बताया कि 1897 में रेडियो इन्वेंट हो गया, उसके बाद 1900 से 1930 हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के पीक का दौर है। 1920 में जॉन लॉगी नामी शख्स ने टेलीविजन इजाद किया, और उसी साल 1920 में पहली मर्तबा रेडियो कमर्शियली यूज हुआ। 1920 के इस फॉर्मेट के बाद 1927 में पहली मर्तबा टेलीविजन का ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हुआ, लाइव प्रोग्राम, अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच को ब्रॉडकास्ट करे वो लोग। लेकिन जब टेलीविजन अभी घरों में नहीं आया था, 1950 में 1950 में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन मेन स्ट्रीम टेलीविजन बनके घरों में चले गया। सिनेमा पहले आके बाद में टीवी क्यों आया? ये तो उल्टा हो गया, पहले टीवी आना था बाद में सिनेमा आना था। सिनेमा इजाद करने के बाद ख्याल आया कि भाई हर कोई घर से निकल के थोड़ी आता,
हम जो नजरिया पहुंचाना चाह रहे हैं इनके घरों में पहुंचाना है बाबा को। टेलीविजन यूज करना शुरू करें मेन स्ट्रीम 1950 में। 1960 में एफएम रेडियो को आम करे। एफएम रेडियो चल रहा ना आज आपके पास, एफएम रेडियो आम हुआ। एफएम रेडियो पे प्रोग्राम्स पूरे क्या आएंगे, वही आएंगे जिसमें डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, बाकी सबको गिरा के पेश कर रहे हैं। एफएम रेडियो आम हुआ। एफएम रेडियो की अहमियत क्यों हुई? आदमी चलते फिरते कार में चलाते हुए बस एक उसको चलाते हुए, देखिए यूएसए यूरोप वगैरह में जब आप जाएंगे तो इंडिया की तरह हमारा वहां का सिस्टम बना हुआ नहीं है उनका। उनके पास काम करने के इलाके एक एक डेढ़ दो घंटे के फासले के होते आपकी कार के ड्राइव में। अब आप 1 से 2 घंटे एक एफएम रेडियो सुन लेते जा रहे हैं आप, वो 1.5 से 2 घंटे आप प्रोग्राम हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। एफएम रेडियो का राइज आया। 1963 ऑडियो कैसेट्स इजाद हो गए। 1971 ईमेल डेवलप किया रे टॉमलिंसन ने। 1972 आपका मोबाइल फोन इजाद हो गया। जॉन मिशेल और माइकल कूपर, ये दोनों ने आपका मोबाइल फोन, हैंडसेट मोबाइल फोन इजाद कर दिया। 73 में हो गया। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब सीरीज WWW शुरू हो गया। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट आया। 2001 में इंस्टेंट मैसेजिंग आ गई। 2002 में सैटेलाइट रेडियो आ गया। 2003 में आपको स्काइप आ गया। 2004 फेसबुक आ गया। 2005 में यूट्यूब आ गया। 2006 में ट्विटर आ गया। 2007 में आपको जो है ना टम्बलर और ईमो आ गया। 2010 में इंस्टाग्राम आ गया। 2013 में टेलीग्राम आ गया आपके पास। ये जितने भी बाकी के नाम बोला ना, इसको डिजिटल मीडिया बोलते हैं। व्हाट इज दिस? डिजिटल मीडिया। 1991 में IBM कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर इजाद हुआ। अब कमाल क्या हो गया, कंप्यूटर के जरिए से मूवी मेकिंग टेक्नोलॉजी को जब मर्ज करे ये लोग, तो कंप्यूटर पे एनिमेशंस बनाना शुरू करे। ये इतना तेजी से लोगों में पिक लिया, एनिमेटेड मूवीज आना शुरू हुए। तो ये डिजिटल बना दिया वर्ल्ड को। आपके डिजिटल जो वर्ल्ड है अब इस वक्त का, इसी के ऊपर जो प्रोग्राम्स आते हैं, इसी को आप OTT बोलते हैं, ओवर द टॉप। इंडिया टुडे की 30 नवंबर 2020 की रिपोर्ट क्या है, पेज नंबर 8 और 9 की। OTT इंडिया में जो नेटफ्लिक्स, ये ऐसे किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनका रेवेन्यू 2024 तक 2598 करोड़ रुपए होगा। 2598 करोड़ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाले कमाएंगे इसके जरिए से। न्यूज़पेपर्स का मैं लास्ट वीक बताया आप लोगों को, लास्ट संडे को, इंडिया के टॉप 20 न्यूज़पेपर्स जो सेल होते हैं उनमें एक भी उर्दू न्यूज़पेपर नहीं है, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 20 से 30 करोड़ है हमारे पास, लेकिन एक भी उर्दू न्यूज़पेपर नहीं है उसके अंदर। टेलीविजन के चैनल्स बने, जैसे ही अमेरिका और इंडिया में टेलीविजन चैनल्स है, अरब कंट्रीज में भी गए। सऊदी अरेबिया का पहला टेलीविजन चैनल सैटेलाइट 1991 में आया, लेकिन उसको जो तरीके से अमेरिका में मीडिया प्रमोट हुआ, अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर और अरब कंट्रीज कभी भी इसको ऐसा प्रमोट नहीं करे। तुर्कियों का क्या हुआ, 1853 से 1856, 1853 से 1856 में यूरोप वालों से बहुत बड़ी जंग हुई है लोगों की। ये जंग का नतीजा क्या निकला, देखिए आप कैसा जवाल होते क्या मुसलमानों का, और दूसरी तरफ उनका उरूज कितने तरीकों से हो रहा। 1853 से 1856 इनकी लड़ाई हुई। 1924 में तो खिलाफत ही खत्म हो गई। 1853 से 1856 में जो लड़ाई यूरोप से लड़े, इतना खर्चा हुआ इनका कि बिल आखिर वो जमाने में इनको 50 लाख पाउंड कर्जा लेना पड़ा। और कर्जा किससे लिया मालूम है, यूरोप के नौजवान यहूदी बैंकर्स इनको कर्जा दिए। कब दिए, 1856 में। 1875 में तुर्की खिलाफत ऐलान करी कि हम खल्लाश हो गए, हमारे तिजोरियां खल्लाश हो गए। तो 1881 में वो बैंकर्स जो इनको कर्जा दिए थे, वो बैंकर्स काउंसिल ऑफ यूरोपियन मेन उसका नाम था, जो टर्की में टर्किश कैलिफेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, उस्मानी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यह नाम से चलाई जाती थी। तो मुसलमानों को मालूम ही नहीं था कि कर्जा कौन दे रहे हैं, यहूदियां बैठ के दे रहे हैं यूरोप में। 1881 में वो लोग एग्रीमेंट करे टर्की की गवर्नमेंट से, तुम्हारा जितना सरमाया है टर्की के अंदर की जो भी चीजें हैं वो हमारे नाम पे कर दो, हम चलाएंगे उसको, तुमको पैसा हम देते रहेंगे खाली। हर चीज निकल गई अब आपके हाथ से।
देखिए ये पीरियड पूरा क्या चल रहा है हमारे पास, इधर आजादी की लड़ाई चल रही, तो यहाँ के मुसलमानों की बड़ी आबादी इधर ही फंसी हुई है, इनका पूरा उरूज का पीरियड चलते जा रहा, इन्वेंशंस पे इन्वेंशंस होते चले आ रहे हैं इन लोगों के पास। ये खास बात याद रख लीजिए। साथ में नेओम चोमिस्की बोलकर एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, कई अवार्ड्स मिले, वो अभी जिंदा है, अमेरिकन है, वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। उसने एक जबरदस्त बात कही, मास मीडिया की छन्नी के 5 सुराख है बोला उसने, हर सुराख से वो लोग एक चीज छानते बोला हमें। 5 सुराख है उनकी छन्नी के, किसके? मास मीडिया के। नेओम चोमिस्की कहता है द फर्स्ट वन इज ओनरशिप। मास मीडिया के बारे में उसने कहा कि लोग ये ख्याल अक्सर करते कि मीडिया बड़ा ईमानदार प्लेटफॉर्म है जहां से हमको बिल्कुल जैसा वही के जरिए सही गलत हक बातिल बताया जाता वही बताया जाता। उसने कहा ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो मीडिया के बड़े फर्म्स है ये कॉरपोरेट बिजनेसेस है, और दुनिया में जब कभी कोई बिजनेस डालने वाला बिजनेस डालता, उसके डालने की नीयत होती पैसा कमाना। तो दुनिया का हर मीडिया का फर्म का जो ओनर है उसकी नीयत अखलाक और मजहब फैलाना नहीं है, पैसा कमाना है। ये पहली छन्नी है मीडिया की। मकसद क्या है मीडिया का? अब नाम तुम कितने भी हम अखलाकी हैं, बहुत अच्छे हैं, हक बातिल बताते, जालिम हाकिम के बारे में बताते, ये सब अपनी जगह लिखने पढ़ने को बहुत अच्छा है किताबों में। असलियत क्या है? मीडिया एक बिजनेस फर्म है। करेंगे क्या वो लोग? जिससे पैसा मिले उनको। पैसा अगर मुसलमान को मेरा बाप बोलने से मिलता तो उन्हें अपने बाप को गाली देके मुसलमान को बाप पुकार के कमाता, और अगर पैसा उसको मुसलमान को गाली देने से मिलता तो उन्हें हर किस्म की उसको गाली देके कमाता। पैसा कमाना, ओनरशिप, दैट्स द फर्स्ट फिल्टर मास मीडिया का। मास मीडिया समझ गए? ये 7 चीजें जो इस्तेमाल होंगी वो मास मीडिया है। इनका पहला मकसद क्या है? पैसा कमाना। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब नेओम चोमिस्की बोलते हैं कि ये फखाट रहते हैं मीडिया फर्म्स, इतनी इनकी औकात नहीं रहती कि खुद का पैसा डाल के चलते रहे हमेशा। इनकी डिपेंडेंसी है एडवर्टाइजमेंट पे। मीडिया आपको क्या दे रहा? खबरें दे रहा। तो जब आपको उन्हें खबरें दे रहा, ये खबरें उन्हें फुकट में बैठ के नहीं दे सकता आपको, तो उसको अपना शो चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स डालता कुछ कंपनीज के, वो कंपनी वाले इनके एडवर्टाइजमेंट के पैसे देते हैं इनको। तो चोमिस्की बोलता है कि आप अगर गौर करें तो ये लोग न्यूज से ज्यादा दूसरे बिजनेसेस का प्रमोशन कर रहे हैं आपका, क्योंकि उन्हें पैसे दे रहे हैं। तो जो भी बिजनेस वाला पैसे दे रहा, असल उसका बिजनेस ज्यादा प्रमोट हो रहा आपके पास। न्यूज तो छोटी है, आज देख लो आप पूरे न्यूज चैनल्स को, कितने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स उसके अंदर। आज हर थोड़ी देर में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट से चलते हैं लोग। तीसरा, मीडिया एलीट। मीडिया एलीट का मतलब क्या है? मीडिया के जितने बड़े ये कॉर्पोरेटर्स है, कॉर्पोरेशन है, इनको मालूम है कि हम हुकूमत से पंगा लेके बचे हुए नहीं रह सकते, और हुकूमत को यह मालूम है कि मीडिया को मुकम्मल काबू नहीं कर सकते। तो दोनों में एक गठबंधन हुआ, एक दोनों में रोमांस होके एक मैरिज हुई दोनों की। क्या मैरिज हुई? तू मेरे ऐप पब्लिक में मतलब, मैं तेरे ऐप पब्लिक में न लाता। तू कभी मेरे को अनजान मार दे, मैं कभी तेरे को अनजान मार देता हूं। समझ रहे? तो मीडिया उसका भरपूर फायदा उठाता, हुकूमत के ऐप छुपाता। हुकूमत, मीडिया जब बदमाशी करता कोई कौम के हिस्सों के साथ, हुकूमत अनजान हो जाती उसके लिए। यह मीडिया एलीट। चौथी छन्नी वो है फ्लैक। फ्लैक माने किसी को तनखीद करके पचकड़ मारना, धप्पे मारना। अगर कोई भी जर्नलिस्ट मेजर प्लान के साथ जो मीडिया काम कर रही उससे टेढ़ा हुआ, उसका करियर खत्म कर देते पूरा, उसको उखाड़ के फेंक देते मीडिया में से। ऐसा उसके साथ सुलूक करते, उसके बाद परेशान करके रख देते उसको। अगर उन्हें जो मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रहा उसके लाइन में आके काम नहीं करा तो यह फ्लैक बोला उन्हें। 5वां सबसे अहम चीज बताया उन्हें कौन? नेओम चोमिस्की। क्या बताया मालूम है? मीडिया हर दौर में यूनिफाइड तरीके से सबके लिए एक दुश्मन को पैदा करके दुनिया में पेश करता, उसके बाद सारी दुनिया को उसके खिलाफ लगा देता। समझ गया? ये 5th फिल्टर है बोला उन्हें। एक दुश्मन क्रिएट किया जाता और उसके पीछे लगा दिया जाता। समझ रहे? ये 5वीं छन्नी उनकी सबसे अहम छन्नी है।
एक पीरियड में रशिया दुश्मन है। जिस वक्त रशिया दुश्मन है तो अफगानिस्तान का क्या आलम है? 1982 में कोलंबिया बोल के स्पेस शटल छोड़े अमेरिकन। रोनाल्ड रीगन अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में ठहर के बोला, कोलंबिया अमेरिका की सारी अवाम अफगानी मुजाहिदीन के नाम पर करती है। यानी जो अफगानिस्तान रशिया से लड़ रहा था, अमेरिका का इंटरेस्ट उसमें था, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि रशिया डिफीट हो जाए। तो मुसलमानों की वो लड़ाई अब जिहाद थी, लड़ने वाले मुजाहिदीन थे वो लोग। यहां तक कि स्पेस शटल को उनके नाम पे कर दिया गया। समझ रहे? तो कॉमन दुश्मन रशिया बना, रशिया खत्म हो गया। अब कॉमन दुश्मन मुसलमान बन गए। एक कॉमन एनिमी क्रिएट होती है इसके लिए। समझ रहे? CAIR, कैर, काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, अमेरिका की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है अमेरिका में। केयर की एक रिसर्च रिपोर्ट है, द हाईजैक्ड हेट बोलकर, द हेट हाईजैकर्स के नाम से एक रिपोर्ट है उनकी। उन्होंने कहा है कि 2014 से 2016 के बीच में, बिटवीन 2014 टू 2016, 1096 अमेरिका के एनजीओस, इन्होंने क्या किया, 300 प्लस एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को $1.5 बिलियन डोनेट करे, सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मीडिया पे प्रोग्राम्स बनाने के लिए। समझ रहे? मास मीडिया कैसा यूज हुआ देखो आप। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक नॉन मुस्लिम करता है, और वो रिपोर्ट बन के आ गई, जैसा 29 दिसंबर 2020 टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 10 पे एंथनी नामी एक शख्स ने नैशविल यूएस सिटी में एक कार रख के सुसाइड बॉम्बिंग की, कार उड़ा दिया उन्हें पूरी। कितनों को मालूम है इसके बारे में? रिपोर्ट आई भी, चली भी गई। रिपोर्ट कहती है अगर वही कोई मुसलमान करता, 397% टाइम पब्लिसिटी उसकी और ज्यादा होती थी। क्योंकि जहन बना चुका है मीडिया के मकासद में क्या है? सबसे पहला मकसद किसी एक फिक्र की वकालत करना और उसकी तबलीग करना, यह पहला मकसद होता उसका। उनका दूसरा मकसद होता आलमी तिजारती इदारे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होते, जितने भी ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते, इनसे पैसे उसूल करना और इन पे अपनी धौंस जमा के रखना। धौंस कैसे जमाते? एक मीडिया में रिपोर्ट डाल दिए कि पेप्सी कोला के अंदर जो केमिकल्स मिलाए गए, इससे 10 लोग बीमार पड़ गए। क्या हुआ उसके बाद? अब मैगी का हुआ, तो अब धौंस है इनकी है। अच्छा, हम ये रिपोर्ट नहीं डालते तुम्हारे खिलाफ कुछ भी, तुम्हारे को प्रोमोट करते, पैसे लो। इनका सेकंड मकसद होता जीने के लिए। इनका थर्ड मकसद मीडिया का क्या है? इंसानी खिदमत। ये काम बज़ाहिर तो अच्छा करते, कहीं भी अगर कुदरती तबाही आई तो उसको बता के वहां तक इंसानी हमदर्दी पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन इसमें भी बिजनेस करते कई जगहों पे। आपको मालूम कैसा करते बिजनेस? 100 लोग मरे तो 1000 लोग मरे, यही वैक्सीन से फायदा हो रहा, बल्कि वो एक वैक्सीन को प्रमोट करते हैं, उसके बाद तो वो वैक्सीन वाले इनको पैसे देते फिर। समझ रहे ना? तो तीसरा है इंसानी खिदमत। चौथा, इंसानी आबादी के, बड़े आबादी के सेक्टर के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए से किसी ना किसी तरीके से वो असर डालना जो हुकूमतें चाहती हैं कि वहां पे असर पड़े। कई प्रोग्राम्स करते हैं उसके तहत, वैक्सीन प्रोग्राम, फ्री एजुकेशन प्रोग्राम, माइनॉरिटीज प्रोग्राम, डांस एंड कल्चर प्रोग्राम, एजुकेशन प्रमोशन प्रोग्राम, छोटे छोटे नामों से करते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता हो, लेकिन एक मकसद को पूरा करके आपकी साइकोलॉजी बनाते हैं उसमें। समझ में आ रहा? इसी तरीके से उनका एक और मकसद क्या होता? उनका एक और मकसद यह होता कि जितने सियासी कायदीन हैं दुनिया के, एक मखसूस सियासी जो तरीके पे वो लोग चल रहे हैं, इस तरीके को प्रोमोट करके इसी को अवाम पर मुसल्लत करना। और उनका एक और मकसद होता किसी एक मकतबे फिक्र, तमद्दुन, मजहब या किसी अकीदे को प्रोमोट करना और उसके मुकाबले में ठहरे हुए अकीदे को और उसके खिलाफ जितनी चीजें उसको गिराते रहना। तो आज पूरा मीडिया ऐसे यूज हो रहा। बहुत सारी और चीजें हैं जो हम सीख भी सकते हैं, समझने के लायक है, हमारे लिए बहुत गौर व फिक्र करने के लायक है। इन सब की तोड़ और बहुत सारी चीजें जो शायद इंशाल्लाह मैं आने वाले प्रोग्राम में भी बताऊंगा, इन सब की तोड़
इतनी आसान दी गई है इस्लाम में। अल हकीम के तहत सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 67 में अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब ने आप पर जो नाजिल किया, आप ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ। यही है मास कम्युनिकेशन, मासेस तक, मास पब्लिसिटी बोल रहे हैं ना अल्लाह ताला, सब तक पहुंचाओ, मास मीडिया बनाओ इसको। आप किसको? इसको बनाओ। उनका किस्सा, उन्होंने पैर उठा के ठहरे, पैर लेट के ठहर गए, मेरी किताब को सब तक पहुंचाओ, ये पैगाम को पहुंचा दो सब तक। और अगर आपने ये काम नहीं किया मेरे नबी, तो आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो अब आप और मैं उम्मत होने का कैसा हक अदा कर रहे हैं जबकि ये काम कर रहे हैं? नबी को बोल दिया गया कि आप रसूल होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो मैं रसूल की उम्मत होने का कैसा हक अदा करूंगा जब तक कि ये मास कम्युनिकेशन नहीं करूंगा इसका। तो फिर अल्लाह क्या वादा कर रहे हैं मालूम है? ये तरक्की वो तरक्की, इनके सब चीजें दिख रहे हैं ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इनमें से जो बदमाश तुमको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, तुम्हारा रब तुम्हारी उनसे हिफाजत करेगा। उन्हें एक पूरा मास मीडिया का मकसद लेके चल रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं, उसकी एक ही तोड़े बोल रही है, तुम इसको मास मीडिया बनाओ बोल रहे हैं। समझ रहे ना? तुम इसकी तबलीग पे लग जाओ, उन्हें कुछ भी करने दो, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा, उसके बाद बोल रहे हैं अल्लाह ताला। समझे? आयत खत्म कहां हो रही मालूम है? ताज्जुब की बात है, आज गौर करा पहली बार। और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देते बोल रहे हैं, यानी अल्लाह की नजर में जो इसकी तबलीग दूसरों तक नहीं करा, इसका मास कम्युनिकेशन नहीं किया, उसने कुफर किया अल्लाह की नजर में। ईमान लाके नहीं करा, मैं भी हिदायत नहीं देता, ये काफिर को, ये नाफरमान को बोल रहे हैं। ईमान लाया ना, ये अल्लाह की किताब है, ईमान लाया ना, ये सबके लिए है, पहुंचाया सब तक नहीं पहुंचाया, पकड़ लेके बैठ गया, मैं हिदायत नहीं देता, आप काफिरों को बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। और सही बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3461 क्या है? देखिए आप, बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक बात अगर तुमको मेरी मालूम है दूसरों तक पहुंचा दो। ये मास मीडिया नहीं है, मास मीडिया हो गया ना। मास मीडिया का मतलब ही क्या बोले? मासेस तक बात पहुंचना। उन्होंने मासेस तक बात पहुंचाने 7 चीजें यूज करे, वही 7 चीजें तुम यूज करो इसको पहुंचाने। इतना सिंपल अल्लाह हकीम का फॉर्मूला है अल्लाह की तरफ से। तुम ये करो, उनकी हर चीज को तोड़ दूंगा बोल रहे हैं अल्लाह ताला, मैं तुमको गालिब कर देता हूं, उसके बाद बोल रहे हैं ये तुम छोड़ देंगे तो फिर अब भिड़ो उनसे, तुम्हारी सलाहियत है तो भारी पड़ो, वरना वो तुम पे भारी पड़ेंगे जाके। और हमको तो मालूम है कि हम कहीं से इस सलाहियत में है ही नहीं कि उनसे मुकाबला कर सके। आज अभी भी मौका है, जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितना सुने, ये पहुंचाने की कोशिश करो दूसरों तक। पीछे लग जाओ, अपने घर वालों के पीछे लग जाओ कि पलटो आप लोग, अल्लाह के दीन की तबलीग करो, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले बनो, अल्लाह का तारुफ देने वाले बनो। आप लोग जो मस्जिदों को, जुम्मों को जाते हैं, वहां के खतीबों को बोलो, भाई आप लोगों के जो खुतबे चल रहे हैं, हर जुमे को एक अल्लाह की सिफत पे बयान करना शुरू करो। ये बाकी के सब टॉपिक्स बाद में करेंगे, अल्लाह का तो पहले, मुसलमानों को तारुफ होने तो पहले। अल्लाह के ही तारुफ से गाफिल है आज। नहीं, मैं नमाजें तो पढ़ रहा हूं, लेकिन जिस रब के लिए नमाज पढ़ रहा हूं उसका तारुफ ही नहीं है मेरे पास। इसीलिए इबादतों में हमारे वो मजा नहीं है, इसीलिए हमारे इबादतों की वो कैफियत नहीं है, इसीलिए वो नतीजे नहीं है जो सहाबा को मिले। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमको वो तौफीक अता फरमाए जिसके जरिए से इस किताब को हम वही तमाम चीजों को इस्तेमाल करेंगे जिसको इस्तेमाल करके लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, उसी को इस्तेमाल करके हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और ये भी आज के जो अकाबिर उलेमा है उनका कौल है, आज के दौर की जो सबसे बड़ी जंग है वो मीडिया की जंग है इस्लाम के खिलाफ। जिसने मीडिया में जाकर इस्लाम की दिफा की, यकीनन उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। बोले वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।